गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं अनीता कुमार, व्याख्याता हिंदी, श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ रेनवाल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिंदी साहित्य की आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो हमारे कक्षा 11th की आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है, प्रथम क्लास है। तो आज ये मेरी हिंदी साहित्य की कक्षा 11th की जो पहली क्लास है, इस क्लास में हम अपना अध्ययन बच्चों अपना जो शिक्षण कार्य है वो प्रारंभ करें। उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो किस तरीके से हैं और उस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकें रखी गई है। तो अध्ययन करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले हमें अपने सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक जानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि सिलेबस की जानकारी रहेगी तभी हमें ध्यान में रहेगा कि हमारी ये किताबें पाठ्यक्रम में रखी गई है, सिलेबस में रखी गई है। तो ब्लैक बोर्ड पर आप देखिए, मैंने लिखा है पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको पुस्तकों के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगी और समझाऊंगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वह है अंतरा। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11 में, कक्षा 11th में, उस पुस्तक का नाम है अंतरा और भाग 1, अर्थात अंतरा पाठ फर्स्ट। इस पुस्तक के अंतर्गत गद्य के 9 पाठ हैं और पद्य के 9 पाठ है। और गद्य और पद्य से बच्चों आप सभी वाकिफ़ है कि हमारा जो अंतरा के अंतर्गत सिलेबस चलेगा वो 2 भाग में, 2 पार्ट में, गद्य और पद्य में चलेगा। गद्य के अंतर्गत हम कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है आदि विधाओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो पद्य में हम अपने जो आदिकालीन कवि है, वक्तिकालीन कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं, जैसे कि सुर है, तुलसी है, जायसी है, पद्माकर है आदि की कविताओं को हम जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम हमारी पाठ्य पुस्तक है वो है अंतरा और इसमें 9 पाठ गद्य में से लिए गए हैं और 9 पाठ हमें पद्य भाग में से देखने को मिलेंगे। तो इसमें 2 खंडों में हमारा सिलेबस बांटा गया है। द्वितीय जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो है अंतराल। द्वितीय पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल। इस पाठ्य पुस्तक में 3 पाठ रखे गए हैं। बच्चों, ये जो बुक है बहुत छोटी सी पतली सी किताब है, लेकिन इसमें 3 जो चैप्टर, 3 जो लेसन लिए गए हैं वो अपने आप में बहुत ही बड़े हैं। और ये 3 पाठ जो संबंधित है वह गद्य साहित्य की विधाओं से ही संबंधित है। पहला पाठ देखो, इसमें एकांकिका रखा गया है, दूसरा पाठ इसमें आत्मकथा का रखा गया है और तीसरा पाठ इसमें जीवनी का रखा गया है। तो ये 3 पाठ गद्य साहित्य की विधाओं से रिलेटिव है, उनसे संबंधित है। पहला पाठ बच्चों इसमें जो एकांकी है उससे संबंधित है और यह एकांकी जो है मोहन राकेश की है। और मोहन राकेश हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट साहित्यकार, गद्य लेखक माने जाते हैं और उनकी एकांकी आपके सिलेबस में रखी गई है अंडों के छील के। दूसरे नंबर पर इसमें जो आत्मकथा है वह है मकबूल फिदा हुसैन की आत्मकथा है, हुसैन, और उसका नाम है हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। और इस आत्मकथा में जो है उन्होंने अपने बारे में लिखा है। अर्थात बच्चों, आत्मकथा का तात्पर्य यही होता है कि जब लेखक अपने ही बारे में अपनी ही कथा लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। 3 नंबर पर जो रखा गया है पाठ आपका वो है जीवनी। और ये जो जीवनी है वह विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित है और उन्होंने शरतचंद्र के जीवन के ऊपर ये जीवनी लिखी है जिसका नाम है आवारा मसीहा। तो इस प्रकार मैंने आपको समझाया, बताया कि अंतराल में हमारे 3 लेसन, 3 पाठ है। एक एकांकी है, मोहन राकेश की है, दूसरी इसमें आत्मकथा से संबंधित चैप्टर है वह है मकबूल फिदा हुसैन की आत्मकथा है, तीसरी है विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा नामक जीवनी। तो 3 पाठ जो है इसके अंतर्गत हमें देखने और समझने को मिलते हैं। इसके बाद में 3 नंबर पर इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक जो रखी गई है वह है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति एवं
माध्यम। तो ये बुक बच्चों हमारे कक्षा 11th में ही नहीं 12th में भी हमें अध्ययन करने को मिलेगी, देखने और समझने को मिलेगी। और अभिव्यक्ति माध्यम जो इस पुस्तक का नाम है, उसी से हमें समझ में आ जाता है कि जब हम अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। और अभिव्यक्ति के लिए हम क्या क्या मीडियम, क्या क्या माध्यम, क्या क्या सोर्सेस काम में लेते हैं, वह हमें इसमें देखने को मिलेंगे। अब यह जो बुक है वह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी पुस्तक है और इस पुस्तक में 3 यूनिटों में 3 इकाइयों में हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम विभक्त किया गया है, बांटा किया गया है या डिवाइड किया गया है। तो 3 यूनिटों में हम इस पूरी पुस्तक का अध्ययन करेंगे। अब इस पुस्तक में जो बच्चों यूनिटें हैं, 3 जो इकाइयां हैं, वो देखो किस तरीके से बांटी गई हैं, किस तरीके से विभक्त की गई है, वो आप इसे ब्लैक बोर्ड से श्यामपट्ट के माध्यम से समझिए। पहले नंबर पे देखिए यूनिट नंबर 1 जनसंचार माध्यम एवं लेखन। तो यूनिट नंबर 1 संबंधित है जनसंचार माध्यम एवं लेखन, अर्थात जनसंचार के जनता तक सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से माध्यम मीडियम काम में लिए जाते हैं, वो हमें फर्स्ट यूनिट में देखने को समझने को मिलेंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो माध्यम है वह समाचार पत्र पत्रिकाओं को रखा गया है। और पत्र पत्रिकाओं के बाद में आप जानते ही हैं, आप सब पढ़ते हैं कि जैसे हमारा राजस्थान समाचार पत्र है, हमारा दैनिक भास्कर है, तो काफ़ी सारे पेपर हम जानते हैं, उनको लेते हैं, उनसे हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो जिनसे हमें सूचना मिलती है वो जनसंचार का माध्यम इसमें पत्रकारिता को रखा गया है और उसे समझाने का प्रयास किया गया है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे पहले समाचार पत्र कौन सा आया, वह कहाँ से प्रकाशित हुआ और वर्तमान में कौन से समाचार पत्र देखने को हमें मिलते हैं, हमें सूचनाएं पहुंचाते हैं और वो कहाँ से प्रकाशित होते हैं और उनमें किस तरीके से पूरा कार्य किया जाता है या उनका लेखन कार्य किस तरीके से होता है। यूनिट नंबर 2 जो है, इकाई नंबर 2 है, उसमें हम देखेंगे बच्चों सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन, सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन करना, अर्थात नव निर्माण करना, रचना करना। तो एक लेखक जो कुछ भी लिखता है, रचना करता है, निर्माण करता है, उसे सृजन करना कहते हैं। और लेखक हमेशा 2 विधाओं में लिखता है, गद्य में और पद्य में। तो गद्य में हम कविता, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि विधाओं के बारे में जानेंगे। तो पद्य में हम कविताओं के बारे में जानेंगे कि किस तरह एक गद्य लेखक, किस तरह एक पद्य कवि अपनी कविताओं की रचना करता है, उसे अपने साहित्य की, अपने काव्य की रचना करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन बातों का उसे ध्यान रखना पड़ता है और किस तरीके से वो सृजनात्मक लेखन का कार्य करता है। तो इसमें हम सारी गद्य और पद्य की जो विधाएं हैं उनके बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो हमारी है वो व्यवहारिक लेखन से संबंधित है। व्यवहारिक लेखन से तात्पर्य होता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो हम रोज़मर्रा के जीवन में काम में लेते हैं वह लेखन व्यवहारिक लेखन कहलाता है। और व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत बच्चों इसमें जो है कार्यालय पत्र लेखन को रखा गया है, रोजगार पत्र को रखा गया है, प्रार्थना पत्र को रखा गया है, संवृत, मैंने यहाँ पे लिखा है संवृत, संवृत का अर्थ होता है बायोडाटा, उसके बारे में लिखा गया है और शब्दकोश आदि के बारे में इसमें जानने का प्रयास हम करेंगे। देखो बच्चों, शब्दकोश का मतलब आपको पता है कि डिक्शनरी, और डिक्शनरी के माध्यम से हम शब्दों के अर्थ और उनके बहुत सारे शब्द जो होते हैं उनके अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। संवृत यानी बायोडाटा, मान लो कि आज हमें नौकरी के लिए कहीं जाना है तो उससे पहले हमें अपना संवृत अर्थात बायोडाटा उसको प्रेषित करना होगा, भेजना होगा जहां हम नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो बायोडाटा किस तरीके से बनता है, उसमें पहले माता का नाम आता है, पिता का नाम आता है, जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम आता है। तो संवृत यानी बायोडाटा किस तरीके से बनाया जाता है वो हम जानेंगे। फिर हम रोजगार पत्र के बारे में जानेंगे, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र आदि के बारे में हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा या दैनिक जीवन में काम में
आती है। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में मैंने आपको समझाया कि 3 यूनिटों में हमारा सिलेबस विभक्त किया गया है। यूनिट नंबर 1 जनसंचार माध्यम एवं लेखन से संबंधित है। यूनिट नंबर 2 सृजनात्मक लेखन से संबंधित है। यूनिट नंबर 3 व्यवहारिक लेखन से संबंधित है। तो 3 यूनिटों में हम अपने सिलेबस को अभिव्यक्ति या माध्यम की बुक को जानेंगे और समझेंगे। यूनिट नंबर 4 जो हमारी है वह निबंध लेखन से रिलेटिव है, अर्थात इसके अंतर्गत निबंध का लेखन किस तरीके से किया जाता है, निबंध लेखन के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बिंदुओं के माध्यम से हम अपना निबंध लिखते हैं और कितने नंबर का हमारा निबंध होगा, कितने समय सीमा में हमें उसे लिखना है और कौन कौन से निबंध हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें हम जानेंगे और समझेंगे और निबंध के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि बच्चों आज का जो ये मेरा वीडियो है कक्षा 11th का हिंदी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का, उसमें मैंने आपको पाठ्य पुस्तकों की क्रमबद्ध सीक्वेंस से जानकारी दी है, आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। तो पहले मैंने बताया कि आपके 4 इसमें 3 पुस्तकें हैं, अंतराल, अभिव्यक्ति एवं माध्यम, और इसके साथ ही निबंध लेखन को भी आपके सिलेबस में रखा गया है। तो इस वीडियो में हमने पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में जाना और समझा। अब अगला जो बच्चों मेरा वीडियो होगा उस वीडियो में हम अंतरा पुस्तक को लेंगे और अंतरा पुस्तक में अपने जो पाठ है, जो चैप्टर है, उनको हम विस्तार से अच्छी तरीके से जानेंगे, समझेंगे, उनके प्रश्नोत्तर भी हम सोल्व करेंगे और अपना जो सिलेबस है उसे अपने वीडियो के माध्यम से निरंतर जारी रखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।